हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को हमारे इस रुद्रा क्लासेस चैनल में सब लोगों का स्वागत है। और हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? तो बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ जुड़ जाइए। और हमारे जो पेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेट के साथ साथ हमारे जो भी हाई स्कूल, इंटर और 9th 10th के जो भी बच्चे हैं जो कि भूगोल में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं भूगोल भी एक जीएस का पार्ट हो चुका है। तो ऐसे कुछ टॉपिक हमारे पास हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, और संभवतः आने वाले सभी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये भूगोल का एक टॉपिक है, जियोग्राफी का, जिसमें आप अपने ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके छोटे छोटे वीडियो में, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो, क्योंकि जो वीडियो हैं ये सभी उम्र के बच्चे और सभी क्लास के बच्चे के लिए है। इसलिए चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव का हो या फिर कोई जूनियर क्लास का या हाई स्कूल, इंटर के कोई भी बच्चे हों, इनको पढ़ सकते हैं और इनका नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि जो भी टॉपिक उठा रहे हैं ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका बहुविकल्पी जो है क्वेश्चंस का आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने इतिहास में देखा था बाबर टॉपिक का। तो अब ये जो भूगोल का टॉपिक है और इसमें हम ब्रह्मांड के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो प्लीज़ पेन उठाइए और अपने नोट्स उठाइए और शुरू हो जाइए। तो इन्हीं के साथ ही हम शुरू करते हैं ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी, यानी कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, कैसे है और इसकी शुरुआत कैसे मानी जाती है। तो बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल पेन कॉपी उठा लीजिए। और सभी नोट्स नहीं करने हैं आपको, केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस को टिक करेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होगा। आपको ये नहीं कहा जाए पूरा आप छापते चलिए, केवल आप ऐसे क्वेश्चन को टिक करिए या नोट्स बनाइए जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। अब मैं उसको आपको बताता चलूँगा। तो चलिए, आप लोग ये देख रहे होंगे हमारा सोलर सिस्टम, हमारे ये सभी प्लैनेट्स दिख रहे हैं। तो इन सभी प्लैनेट्स की स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी। तो इन सभी से पहले हमें अपनी शुरुआत करनी है कि हमारी जो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा जूम किया गया है। तो जैसे कि एक परिचय देख लीजिए, हम जिस भी ग्रह में रहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ग्रह है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? BLU, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह बोलते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं या ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, तो आप निश्चित रूप से पृथ्वी बताएंगे, तो जिस पर हम रहते हैं। और दूसरी चीज, इसको हम एक और बोलते हैं लिविंग प्लैनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिविंग प्लैनेट। तो ये भी आप एक क्वेश्चन है कि लिविंग प्लैनेट किसे कहते हैं, तो लिविंग प्लैनेट भी पृथ्वी को ही कहते हैं। तो हम जिस पर हम रहते हैं सौर मंडल का एक भाग है, और यह पृथ्वी हमारे, आप तो जानते हैं सौर मंडल सोलर सिस्टम बोलते हैं, उसी का एक पार्ट है। तो सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का भाग है, और जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक भाग है, तथा लाखों आकाश गंगाओं। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में एक आकाश गंगा नहीं है, लाखों आकाश गंगाओं का समूह ही क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। आप इसको ब्रह्मांड को कलेक्टिव नाउन समझ सकते हैं। किसका कलेक्टिव नाउन? लाखों आकाश गंगाओं का। तो क्वेश्चन आप ये समझ रहे हैं ना कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है? कई लाखों आकाश गंगाएं मिल करके हमारे इस ब्रह्मांड की रचना की। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर, अर्थात छोटे छोटे अणुओं से लेकर जितने भी विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। देखिए, ये भी एक परिभाषा है, ये दूसरी परिभाषा है। अगर आप दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है। अब इसमें देखिए आपके कई क्वेश्चन बने। तो दूसरा क्या कर रहा है कि सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ये तो आप ऊपर भी अभी आपने देखा। इसकी रचना निहारिका नामक, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके नाम से? निहारिका। इसको तो नोट ही कर लीजिए कि निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई। वो ये भी इंपॉर्टेंट है कि निहारिका क्या है।
तो निहारिका दोस्तों, पहली बात तो पहला क्वेश्चन यही आपका बन रहा है कि निहारिका है क्या। तो निहारिका है गैसीय पिंड। क्या है? एक विशाल माने एक बहुत बड़ी गैसीय पिंड है। दूसरी चीज कि हमारा जो ब्रह्मांड है यह जो किसका हिस्सा है, यह जो है इसकी जो रचना की गई है वह निहारिका से की गई है। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। जो हम टिक लगाते जाने, आपको बताते जाने, निश्चित रूप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। सौर मंडल का लगभग 99% से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है। अर्थात सूर्य जो हमारा सौर मंडल है, सोलर फैमिली, सोलर परिवार, इसमें 99% से भी अधिक, अब आप समझिए 100% नहीं बोला, केवल 99% से भी अधिक सूर्य में निहित है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमारा सूर्य में ही है, और जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं। अर्थात तमाम चीज़ें मिलकर सूर्य बनी 99% से अधिक, और बाकी जितने भी चीज़ें बच रही हैं उनसे हमारा जो शेष प्लैनेट हैं वो सब बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बिल्कुल आप लगाते जाइए। और चलिए देखते हैं हम लोग अवधारणाएं। हमारा जो अवधारणाएं हैं क्या है दोस्तों? अवधारणाएं हैं, तो अवधारणाओं को हम कहते हैं कि टॉलेमी। पहली बात तो ये टॉलेमी, ये नाम याद रख लीजिए। टॉलेमी ने क्या अवधारणा दिया? एक जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि टॉलेमी ने कौन सी अवधारणा दिया। ऑप्शन में कई मिल जाएंगे आपको, तो आपको केवल याद करना है जियोसेंट्रिक। हालांकि इनकी अवधारणा को ज़्यादा प्रमाणिकता नहीं मिली, क्योंकि कापरनिकस को ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है। इन्होंने कहा क्या? इनके अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, चाहे इस लाइन को लिख लीजिएगा कि टॉलेमी का क्या कथन है। देखिए टॉलेमी ने क्या कहा। टॉलेमी ने ये कहा कि पृथ्वी हमारी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। कहाँ है दोस्तों? पृथ्वी जो है हमारी, जैसे मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के केंद्र में हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, और इसके चारों ओर हमारे जितने भी प्लैनेट हैं चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। किसके चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। हमारी पृथ्वी कहाँ है? इस बीच में है, यहाँ इस सेंटर पे हमारी पृथ्वी है, और इसके चारों ओर हमारे सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी परिक्रमा कर रहे हैं। अर्थात हमारी पृथ्वी एक जगह स्थिर है। ये किसने कहा? ये टॉलेमी ने कहा। किसने कहा? टॉलेमी ने कहा। हालांकि जब इस बात को आगे बढ़ाया गया तो एक हमारे और कॉपरनिकस साहब हैं। क्या है? कॉपर, इन्होंने बिल्कुल इस अवधारणा का बिल्कुल क्या किया? एकदम गलत ठहरा दिया कि बिल्कुल गलत बात है। पृथ्वी बीच में नहीं है, सेंटर में पृथ्वी नहीं है, बल्कि कौन पृथ्वी बीच में है? बल्कि सूर्य है। कौन है? सूर्य है बीच में, अर्थात सेंटर पे। और इन्होंने भी अपनी एक अवधारणा दिया, जिसका अवधारणा का नाम है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन सा अवधारणा? हेलियोसेंट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं अवधारणा पे आज हम सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सूर्य हमारा सेंटर में है और सारे प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं की कॉपरनिकस, तो अब आप सोच सकते हैं कि कॉपरनिकस साहब कितने इंपॉर्टेंट बन गए, क्योंकि इन्हीं की बात को आज हम सभी लोग मान रहे हैं। तो इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा ये कि जैसे ये हमारा सोलर परिवार है, और यहाँ पे बीच में हमारे कौन है? सूर्य है, यानी सन है, और यहाँ पे पृथ्वी हो गई, सैटर्न हो गया, शनि हो गया, इस प्रकार से बुध हो गया। यानी कि इनका जो क्रम है, ऐसे जो कई क्रमों में, इस प्रकार से जो कई क्रमों में है, तो सब अपने अपने पथ पे हैं, अपने अपने, कोई किसी के पथ पे नहीं है, और इस प्रकार से सभी जो हैं सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। और इस बात का किसने अवधारणा दिया? हेलियोसेंट्रिक ने, सॉरी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार दिया। किसने इसको? कॉपरनिकस ने। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे पढ़ाने के तरीके आपको पसंद आ रहे हों, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के पास भेजिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सलाह दे सकते हैं कि सर आप इस तरह से वीडियो बनाइए। बिल्कुल आपका सलाह जो है बिल्कुल स्वागत योग्य होगा। तो निश्चित रूप से आप हमें सलाह भी दे सकते हैं, और आप हमसे जो है राय ले भी सकते हैं। तो मैं तो केवल ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कोई ना कोई शिक्षा आपको देते रहें, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो केवल आपको क्या करना है? केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो जितनी भी वीडियो है आपको मिलती जाएंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो कापरनिकस का ये हो गया। अच्छा, अब इसी क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, यहाँ तक कि आईएएस में भी पूछा गया है। आईएएस के एग्जाम में भी आप सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक यानी फादर, तो कौन है? कापरनिकस। बिल्कुल आज के आज इसको एकदम गुनगुने पानी से ले लीजिए, एकदम सुबह दोपहर शाम 3 पुड़िया बनाइए कापरनिकस की। एक कापरनिकस को लीजिए भाई हीलियोसेंट्रिक के रूप में सुबह, और फिर दूसरी पुड़िया लीजिए खगोल शास्त्र के जनक यानी आधुनिक जनक, तो 2 पुड़िया हो गई। और टालिमी को भी ले लीजिए भाई, टालिमी ने भी तो एक जियोसेंट्रिक दिया, इनकी भी बात तो भाई उनसे तो 3 पुड़िया सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ लेते रहिए। अब बिल्कुल याद कर लीजिए, एकदम चूकना नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात आते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। 16वीं शताब्दी के आसपास, लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास कैपलर ने, चलिए भाई कैपलर महोदय आ गए, कैपलर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। देखिए ग्रहीय क्या है? मूवमेंट। ग्रहीय का मतलब क्या? जैसे आप यहाँ पे हैं, ठीक है, ये मेरा चिंटू है, अगर आप यहाँ हैं तो ये चिंटू हमारा गति करके करके यहाँ आ गया है ना, यहाँ पहुँच गया हमारा चिंटू। तो जब ये चिंटू यहाँ पहुँच जाएगा तो ग्रहीय गतियों का, अर्थात उसी प्रकार से जैसे कि चिंटू हमारा वहाँ गया, तो वैसे हमारी जैसे पृथ्वी है, ये घूमते हुए कहाँ जा रही है? गति कर रही है ना। अब इसका कोई ना कोई सेंटर होगा बीच में भाई, अगर ये एक राउंड लगा रही है तो कोई तो इसके बीच में पड़ रहा है जिसको ये देखकर या जिसके आकर्षण से ये चक्कर लगा रही है। तो यही ग्रहीय गतियों के नियम, तो जो ग्रहीय गतियों के नियम की खोज किया किसने किया? कैपलर ने किया। तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए बिल्कुल कि ग्रहीय गतियों की खोज किसने की? तो ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज कैपलर ने किया। अतः इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसके अनुसार सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना गया? तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कैपलर के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्शल ने, अब एक और राइटर महोदय आ गए, खगोल शास्त्री हर्शल। हर्शल ने बताया, क्या बताया भाई? हर्शल ने कुछ कहा कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाश गंगा के अंश मात्र हैं। क्या है? अंश मात्र हैं, उसके पार्ट है। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1805 में उन्होंने बताया था, डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इन्होंने कब ऐसी बात बोला हर्शल ने। तो खैर क्वेश्चन तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही, मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ, फिजूल के क्वेश्चन लाने का प्रयास नहीं करता। हाँ भाई, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि फिजूल के हैं, बट मैं पूरा ये प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को कम समय में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएं, ऐसे क्वेश्चन बताए जाए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिनका क्रेज बना हुआ है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन को एग्जामिनर की थ्योरी को समझना पड़ता है, तब जाकर के वीडियो बनानी पड़ती है कि हाँ हम अपने स्टूडेंट को इस प्रकार के वीडियो बनाएं, क्वेश्चन दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी जारी है, अर्थात जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो इसका विकास चल रहा है, डेवलपमेंट, किसका विकास? ब्रह्मांड का। किसका विकास? ब्रह्मांड का। वो अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि अभी भी कंटिन्यू लगातार चल रहा है, वो विकास अभी डेवलपमेंट चल रहा है। और उन्होंने क्या बताया कि आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। देखिए उन्होंने क्यों, कैसे कहा कि भाई उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। भाई जैसे मान लीजिए ये एक बच्चा है एग्जाम्पल के रूप में, और आपने अभी उसको देखा और 2 साल बाद आपने जब देखा तो ये बच्चा की साइज ऐसे हो गई। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि बच्चे का डेवलपमेंट हुआ, बच्चे का विकास हुआ। फिर आप काफ़ी दिन बाद आए, 2 साल 3 साल 4 साल बाद, फिर आपने देखा तो ये बच्चे की साइज इस तरफ बढ़ गई। तो क्या हो रहा है? इस बच्चे का क्या हो रहा है? इस बच्चे का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो इसी को थ्योरी को समझ करके, यानी इसी के अनुसार हर्शल ने बताया कि पृथ्वी और एडविन हब्बल
एडविन हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी जारी है। और किस आधार पे उन्होंने बताया? क्योंकि उनके बीच बढ़ रही दूरी, यानी जो अगर एक प्लेनेट यहाँ है, एक प्लेनेट यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर है, तो कुछ दिन बाद उन्होंने फिर जब देखा तो वो जो है 450 हो गया या 350 हो गया, तो दूरी बढ़ गई, तो इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ। अगर एक ही जगह स्थिर होते तो उसी दूरी पे अपना नाचते रहते तो क्यों डेवलपमेंट होता? तो इसी अनुसार पे उन्होंने इस चीज़ को सिद्ध किया। तो खैर दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, आप उनको नोट्स करते बनाते चलिएगा। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन क्या होता है? द ओरिजिन। यहाँ पे द देखिए आर्टिकल का काम कर रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया भी है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? डिफिनिट आर्टिकल है। कौन सा? डिफिनिट। तो खैर ये इंग्लिश की बात हो गई। तो यहाँ पे ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति होती है, कैसे होती है, पहला पॉइंट देखिए, नंबर 1 पॉइंट, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत, कितने सिद्धांत दोस्तों? 4 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें सबसे मोस्ट सिद्धांत, जिसका नाम बहुत प्रचलित है, बिग बैंग। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। सबसे ज़्यादा इसी थ्योरी को मानते हैं, बिग बैंग को ही मानते हैं, और ये सबसे प्रचलित भी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, परिकल्पना भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बिग बैंग जो थ्योरी है हमारी, इसका दूसरा नाम क्या है? तो बिल्कुल रूप से आप समझ लीजिए, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन, अर्थात इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, बिग बैंग जो थ्योरी है हमारी, कौन सी बिग बैंग थ्योरी? ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेत्रे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, एकदम इसको छोड़िए मत, नोट कर लीजिए। मैं कहूँ तो रुक जाऊँ 1 मिनट इसको, लेकिन इसको छोड़िए नहीं, ये बिल्कुल एकदम लिख ही लीजिए एकदम। जॉर्ज लेमेत्रे हैं ने किया। और बाद में देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें सुनने को समझ में आ रही हैं। देखिए, पहले तो जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या किया? इसका खोज किया, यानी डिस्कवर किया। दूसरा चीज एक और है, रॉबर्ट वैगनर, जो कि 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की, अर्थात इस सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने तो खोज कर दिया, बट एक्सप्लेन नहीं किया लेमेत्रे महोदय ने। तो एक्सप्लेन किसने किया? एक्सप्लेन रॉबर्ट वैगनर ने किया। अब कब किया? ये भी देखिए सोचने वाली बात है, 1967 में। बिल्कुल ये डेट एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट करते चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा सकती है। बिल्कुल ये हमारे जो डॉपलर प्रभाव है, ये बिल्कुल अगर जो ऐसे स्टूडेंट जो 11th और 12th के हैं, वो बिल्कुल निश्चित रूप से जानते होंगे कि डॉपलर प्रभाव क्या है, इसी से की गई है। फिर तीसरा अगला पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग, इसी थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड हमारा जो है लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी इतने वर्ष पहले भारी पदार्थों से निर्मित, यानी बहुत बड़े बड़े भारी विशालकाय पदार्थों से एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। कैसे था? गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, और जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ, यानी ये सारी चीजें अंदर थी और महाविस्फोट हुआ, और उसी विस्फोट के बाद जब ये बूम यानी फटा, ये बिल्कुल देखिए, अब दीपावली का सीजन आ गया, बम फटने वाला है, खरीद लीजिए भाई, लेकिन सावधानी से बजाइएगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब आप समझ सकते हैं कि विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमारी कैसे हुई, कैसे हमारा ब्रह्मांड बना। तो खैर, विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए। जैसे कोई चीज़ है, अगर वो फट रहा है तो बिल्कुल बिखर जाता है, बिल्कुल एकदम से उसके छोटे छोटे पार्ट जगह जगह पे बिल्कुल बिखर जाते हैं।
जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं, आज भी मूव कर रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। आप लोग उल्का पिंड वगैरह का नाम सुने ही होंगे, कहते हैं ना कि उल्का पिंड गिरने वाला है, ये है। तो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, आप लोग समाचार में भी सुनते होंगे कि बताता है कि इतने दिन बाद एक पत्थर टकराने वाला है पृथ्वी से। तो ये सब क्या है, ये सब उसी के जो है पार्ट है छोटे छोटे। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ अरब वर्ष बाद, यानी कुछ अरब वर्ष बाद जब विस्फोट हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम के बादल संकुचित होकर, यानी छोटे बन गए, संकुचित का मतलब सिकुड़ कर आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। बिल्कुल एकदम आप स्पष्ट, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि यही जब महाविस्फोट होता है तो इसमें से जो गैसेज, हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, ये बिल्कुल संकुचित होकर के तारों, यानी जो स्टार्स हैं और जो आकाश गंगाएं हैं, इनका क्या करने लगे, निर्माण करने लगे। बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो आप सोच सकते हैं सौरमंडल का विकास कब, 4.5 अरब वर्ष पहले। किसके बाद, बिग बैंग थ्योरी के बाद, यानी उसके बाद हुआ इसका डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। इन्होंने भी बिल्कुल उस केपलर की तरह बतलाया, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक, देखिए कहने वाले तो बहुत कहे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमाणिक किस थ्योरी को दी गई, बिग बैंग सिद्धांत। यानी ये सिद्धांत बिल्कुल एकदम इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश गंगा एवं निहारिका। आकाश गंगा एवं निहारिका क्या, गैलेक्सी एंड नेबुला। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत, अब देखिए अभी ऊपर जब महाविस्फोट होता है तो बताया गया ना कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस, तो आकाश गंगा और तारों का निर्माण हुआ। तो आकाश गंगा के निर्माण की जो शुरुआत हुई दोस्तों, वह हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से। अभी ऊपर मैंने इसी बात का जिक्र किया था कि हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस है, उसके जो संकुचन के बाद ही हमारे तारे और आकाश गंगा का निर्माण होता है, और इसे ही निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि निहारिका किसे कहा जाता है। तो बादलों से जो आकाश गंगा का निर्माण जो हाइड्रोजन और बने विशाल बादलों से होती है, इसे ही निहारिका कहते हैं। इस बढ़ती हुई निहारिका में, अब निहारिका का विकास हो गया, बढ़ रही है, तो गैस के झुंड विकसित हुए। भाई गैस भी इसमें बने, झुंड धीरे धीरे बड़े हुए, घने भी हुए, ढेर सारे गैस इकट्ठे होने लगे, तो गैसीय पिंड बने। क्या बने, गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। यही इसमें जो है विस्तार से बता दिया है, मैंने आपको शॉर्टकट ऊपर बताया था। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, अब देखिए क्या है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक बल है, जैसे कि आप पृथ्वी का बल, कि आप ऊपर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो खींच लेती है। बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को ही आकाश गंगा की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक और संज्ञा कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, जो हम गुरुत्वाकर्षण के, चाहे वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हो या किसी अन्य ग्रह का गुरुत्वाकर्षण हो, उनसे जो बंधे तारों को, धूल कणों को एवं गैसों के जो तंत्र को ही आकाश गंगा कहा जाता है। ये देखिए आपका, ये अगर आप फिगर में देख पा रहे हो, आकाश गंगा की ये तस्वीर है, जिसमें आप ये जो पिंड देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपके चारों ओर ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब गैसों के ही विशाल का, ये इसमें तो छोटा दिख रहा है, लेकिन ये गैसों के विशाल का पिंड है, और ये सब इकट्ठा होकर के बिल्कुल घूम रहे, आकाश गंगा और तारों का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पे देखिए, ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे तारे का ही निर्माण हो रहा है। तो आगे चल आपको किसी दिन मैप भी हम पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश गंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि आकाश गंगा से हमें क्या निकलता हुआ दिखाई देता है। पहली बात तो विकिरण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
और इनमें अवरक्त किरण, देखिए किरणों की बात आ गई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारी आकाश गंगा है इसमें से कौन कौन सी किरणें निकल रही हैं, यहाँ तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप MCQ पे समझ लीजिए, चाहे इंटर का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आप समझ लीजिए, कोई भी हो, और हाई स्कूल के बच्चे समझ लें कि हमारे आकाश गंगा से क्या निकल रहा है। देखिए पहला चित्त, अवरक्त किरणें निकल रही हैं, नोट करते जाइए, गामा किरणें निकल रही हैं, रेडियो तरंगे निकल रही हैं, यक्ष किरणें निकल रही हैं, और दृश्य प्रकाश एवं पराबैंगनी तरंगे, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी तरंगे यानी अल्ट्रावायलेट वेव, अल्ट्रावायलेट वेव भी कहाँ से निकल रही हैं, ये हमारे आकाश गंगा से निकलती हैं। अब देखिए इसमें से एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ देखिए वहाँ से निकल रही हैं। अब ये कोई भी ऑप्शन 3 5 हटा करके एक कर देगा, बाकी अलग कर देगा, आपसे पूछेगा बताइए इसमें से आकाश गंगा से निकलने वाली तरंगे कौन सी हैं, हाँ तो किरणें कौन सी हैं, तो आपको उसमें टिक लगाना होगा कि अवरक्त हैं कि गामा है कि रेडियो है, क्या है कि यक्ष किरणें हैं कि जो है पराबैंगनी तरंगे हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें तो लग रहा है कि अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। तो ये बिल्कुल आपको इसको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल आप छाप लीजिए, एकदम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जहाँ भी पाइए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या करा है कि हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है, अर्थात हमारा जो सूर्य का परिवार है, जो हमारे सन है, जो हमारा सन है, अर्थ है, ठीक है, सैटर्न है, और इस प्रकार से जितने भी हमारे सभी सोलर सिस्टम की जो फैमिली है वह किस गंगा में है, तो उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पूरा का पूरा मंदाकिनी में है, यानी मंदाकिनी ही उस आकाश गंगा को कहते हैं। यह कैसा है, ये देखिए एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा है, और मैं बता दूं मुझे याद भी है कि ये टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इस टेट में, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जियोग्राफी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट, और निश्चित रूप से ये जो है एकदम इस बार पेट में आने वाला क्वेश्चन है, एकदम पेट में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। क्या पूछ रहा है कि जो मंदाकिनी है यह किस आकार की है, तो यह जो है सर्पीला आकार, अर्थात जैसे कि यहाँ पे सांप है, ये इस प्रकार से ये सर्पीला आकार का ये मंदाकिनी हमारी है, बिल्कुल स्नेक की तरह, इसीलिए सर्पीला बोला गया है। यह कई आकाश गंगाओं के बृहद समूह का एक सदस्य है, जिसे स्थानीय समूह कहते हैं, कई समूहों का ये सदस्य है। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लग रहा है कि हमारा जो है ये वीडियो यहीं तक चलेगा, तो खैर इसके बाद आपको देखिए कई पार्ट में है, हम इसके बाद आपको जो है सन पढ़ाएंगे, सूर्य, सूर्य क्या है, कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हम सूर्य को क्यों नहीं देख सकते, हाँ सूर्य से हमें कौन कौन सी गैसें मिलती हैं, उसकी किरणें पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचती हैं, ठीक है, सूर्य की रोशनी कितने % हमारे जो है पृथ्वी पर आती है, वहाँ से 100% चलती है, लेकिन हमारे पृथ्वी पर कितने % आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम सूर्य के जब अलग ही एक टॉपिक बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे। सूर्य हो गया, आपकी पृथ्वी हो गई, हम पृथ्वी को जो है लिविंग प्लैनेट क्यों कहते हैं, इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में समझाई जाएंगी। तो दोस्तों यहीं पे हम अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, और अगले वीडियो में बिल्कुल आपको और अच्छे तरीके से लेकर आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और जैसे ही हमारा ये ब्रह्मांड चैप्टर ख़त्म होता है हम बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, और आप लोग उन क्वेश्चंस को करिए और बताइए, अपने आप को चेक करिए कि हमारे वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं बिल्कुल आपका एडवोकेट प्रभाकर सर इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेस चैनल में आपको आज के वीडियो की समाप्ति पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखे हैं और अभी तक बने रहे हमारे साथ में। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।